हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू स्टडी पाठशाला। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ में जो कल बचे थे ना 1857 से और 1971 का जो पार्ट हमने कल एक किया था, आज उसका सेकेंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल। और ये आपका पीवाईक्यू है 2014 का। कल हमने बात की थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, मतलब हुई इन द सेंस कि अनाउंस की गई थी, और वो की गई थी आपकी 1905 में। और उसमें क्या हुआ था, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल बना दिया गया था, जो कि एक हिंदू डोमिनेंट स्टेट बनाई गई थी और एक जो आपकी बनाई गई थी वो मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट बनाई गई थी। तो वो बोलते हैं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी वो कब तक चली थी। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड। सेकेंड बोलता है किंग जॉर्ज फाइव एब्रोगेटेड कर्जन एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। और सी बोलता है गांधी जी लॉन्च हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और फोर्थ बोलता है द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 व्हेन द ईस्ट बंगाल बिकम्स द ईस्ट पाकिस्तान। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम देखते हैं जो वो एब्रोगेट की गई थी, तो वो आपके किंग जॉर्ज फाइव के द्वारा एब्रोगेट की गई थी जब वो दिल्ली दरबार में आए थे, या दिल्ली में आए थे जब उनका रॉयल दरबार अरेंज किया गया था 1911 में। तो जो ये पार्टीशन हुई थी बंगाल की, पार्टीशन अनाउंस की गई थी बंगाल की लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो किंग जॉर्ज के बोलने पे, किंग जॉर्ज फाइव के बोलने पर वो जो पार्टीशन थी उसको एब्रोगेट कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गदर वॉज। और ये आपका पीवाईक्यू है 2014 में। जैसे कि हम जानते हैं कि गदर जो थी वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। पॉलिटिकल इन द सेंस कि जैसे रिवॉल्यूशनरीज उस टाइम पे थे, उसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो हमें पूछा है कि गदर थी क्या एक्चुअल में। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। और बी बोलता है नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर। और सी बोलता है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर एट बर्लिन। और डी बोलता है कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडियन फ्रीडम विद हेडक्वार्टर एट तशकेंट। तो अगर हम बात करते हैं गदर पार्टी की, तो वो एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि कहाँ पे उसका बेस था, जो उसका बेस था वो आपका, या हेडक्वार्टर था वो आपका कहाँ पे था, सैन फ्रांसिस्को में था। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा गदर पार्टी के बारे में, तो गदर पार्टी जो थी पॉलिटिकल और रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। कहाँ फाउंड की गई थी, यूएस में फाइंड की गई थी। और किसके द्वारा फाइंड की गई थी, जो माइग्रेटेड इंडियंस थे, जो इंडियंस यहाँ से गए थे ना यूएस के लिए, यूएस में पढ़ने के लिए या और रीजंस की वजह से जो माइग्रेट हुए थे, मेनली जो थे वो पंजाबी थे। पंजाबी इमिग्रेंट्स जो थे वहाँ पे नियर द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जो रहते थे, उन्होंने वो जो पार्टी बनाई थी किसके लिए, इंडियन फ्रीडम के लिए वहाँ पे उन्होंने वो पार्टी बनाई थी। द गदर पार्टी ओरिजिनली नोन एज द पैसिफिक Coast Hindustan Association was founded on the July 15, 1913 in the US of by लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के द्वारा जो थी ये फाइंड की गई थी कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट ऑफ, कहाँ गया, वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट में जो है वो फाइंड की गई थी। और इसे क्या कहा जाता था, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन भी कहा जाता था। और सिर्फ हरदयाल के द्वारा ही नहीं फाइंड की गई थी, लाला हरदयाल के साथ और कौन कौन थे, संत बाबा वासाका सिंह दादेहर और बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह, सोहन सिंह बखना। और जो गदर पार्टी थी उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे थे, सैन फ्रांसिस्को में थे। और इसकी जो रूट्स थी वो कहाँ से थी, पंजाबी इमिग्रेंट्स से थी इसकी रूट। तो जो अगर हम इसमें ऑप्शंस में देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। Moving to the next one, during Indian freedom struggle, the National Social Conference was formed. What was the reason for its formation? और ये आपका पीवाईक्यू है 2012 में। मतलब जो है ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे एक नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भी है जो वो बनाई गई थी। एक तो बनाई थी ना नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी वो बनाई थी, दूसरी क्या की थी, एक साथ में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भी बना दी गई थी। कांग्रेस होना चाहिए यहाँ पे वैसे,
नेशनल सोशल कांग्रेस भी जो है वो भी बना दी गई थी। तो वो क्यों बनाई गई थी उसके कुछ रीजंस हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा उसका जो अप्रोप्रिएट रीज़न था वो था। तो फर्स्ट रीज़न बोलता है डिफरेंट सोशल रिफॉर्म ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल a region united to form a single body to discuss the issues of larger interest and to prepare appropriate petitions representation to the government. Second कहता है the Indian National Congress did not wanted to include social reforms in its deliberation and decided to form a separate body for such purpose. Third बोलता है बैरमजी Malabari and M.G. Ranade decided to bring together all the social reform groups of the कंट्री अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन। और डी बोलता है नन ऑफ द अबव। अगर हम देखते हैं कि जो ये नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस थी या कांग्रेस थी वो क्यों बनाई गई थी, तो जब कांग्रेस फॉर्म की गई थी बॉम्बे में 1885 में, तो फीलिंग आई कि जो है ये तो पॉलिटिकल टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए ठीक है, बट अब हमें क्या चाहिए, सोशल टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो आर रघुनाथन राव M.G. Ranade addressed the Congress on the subject related to the social reforms, but the organization of Congress felt that the Congress platform should be devoted to political topics only. Lastly, it was decided to inaugurate the National Social Conference separately, and the National Social Conference कब हुई थी, वो जो है वो मिलती रही कब से कब तक, 1887 से 1895 तक एज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की तरह ही वो भी हर साल मिलती रही। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो जब पार्टी बनाई गई थी ना, पहले तो ये था कि सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल दोनों को कंबाइन करके करेंगे, बट बाद में क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उन्होंने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए रहने देना चाहिए, और साथ ही साथ में हमें क्या सोशल जो है उनको नेग्लेक्ट नहीं होने देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, एक इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस भी बना लेनी चाहिए। तो अगर हम देखते हैं डिफरेंट सोशल रिफॉर्म ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल यूनाइटेड एंड दिस नहीं, ये वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांटेड टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म इन इट्स डेलिब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेपरेट बॉडी फॉर सच पर्पज। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी है किससे रिलेटेड, दादा भाई द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, वट वॉज दैट ही, मतलब दादा भाई नौरोजी के इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में हमें बताया है, हमें बताना है कि उनके कौन कौन से मेन कंट्रीब्यूशन रहे हैं, और ये आपका PYQ है 2012 में। तो अगर हम देखते हैं, फर्स्ट बोलता है एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स, और सेकंड बोलता है इंटरप्रेटेड द एशियंट इंडियन टेक्स्ट एंड रिस्टोर्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियंस। थर्ड बोलता है स्ट्रेस्ड द नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ ऑल सोशल इविल्स बिफोर एनीथिंग एल्स। अगर हम दादा भाई नौरोजी के बारे में देखते हैं, तीन तो हमें बता दिया कि क्या क्या था, पर अगर हम देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो वो एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, क्रिटिक थे किसके, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग से ही कैसी थी, जब वो आए ही थे उस टाइम से कैसी थी, आर्मी हमारी रहेगी लेकिन पे आप लोग करेंगे, मतलब अपना फ़ायदा भी देखना है, अपना ही फ़ायदा देखना है, मतलब आर्मी भी दे दी कि हाँ अगर अटैक होगा तो हमारी आर्मी ऑब्वियस सी बात है वो हम पे तो अटैक करेगी नहीं, साथ ही साथ में क्या हुआ, पे भी तुम लोग ही करो। उसी तरह की जो उनकी थी वो वैसी थी, स्टार्टिंग से उन्होंने दीवानी राइट्स, रेवेन्यू राइट्स ले लिए थे, जिस वजह से उनकी जो ड्रेन ऑफ इकोनॉमी थी ना, या ड्रेन ऑफ वेल्थ थी, वो शुरू से ही शुरू हो चुकी थी। वो आए ही इसलिए थे, एज अ ट्रेडर भी इसलिए आए थे कि उनको जो है ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, मतलब मेन जो था उनका वेल्थ ही तो था। तो अगर हम देखते हैं जो उसकी जो काफ़ी निंदा करते हैं, कौन, आपके दादा भाई नौरोजी काफ़ी निंदा करते हैं, और इन्होंने ही पुट फॉरवर्ड द ड्रेन थ्योरी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी ड्रेन थ्योरी के बारे में जो है उन्होंने एक्सपोज किया है। ही एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। स्वामी दयानंद, Swami Vivekanand, etc. interpreted the ancient Indian text and restored the self-confidence of India, not Dada Bhai Nauroji. जो ये था ना, interpreted the Asian text, Indian text and restored the self-confidence of Indians, तो ये किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो था वो एशियन टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया गया था, ना कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो जाती है, वेरा जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। अगर हम थर्ड के बारे में देखते हैं,
In pursuit of their agenda for social reforms, political rights, and economic regenerations, Indian liberation included Nauroji employed a variety of measures. These include educational enterprises, creation of reading public sphere, formation of political associations, petition to the Raj administration, counter preachings, historians, or turning of the defense witness, and both forward and downward. Harry Mountaincy. क्या बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं इनकी, स्ट्रेस द नीड ऑफ द एरेडिकेशन ऑफ द ऑल इविल सोशल इविल्स बिफोर एनीथिंग एल्स. तो सबसे पहले उनका ये नहीं था कि हाँ सोशल इविल्स निकालनी है. उनका मेन जो फोकस था, उन्होंने वेल्थ की जो इरेडिकेशन हो रही थी या वेल्थ की जो इरेडिकेशन हो रही थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, उस पर जो था उनका मेन फोकस था. तो ऑल्दो इसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बट बिफोर एनीथिंग एल्स नहीं. मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी थी वो किस लिए दी थी, जो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हो रहा था उसके बारे में अवेयर करने से रिलेटेड उनकी पहली प्रायोरिटी थी, जिस वजह से आपकी फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाती है, वेयर सेकंड और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है. तो ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893? जो ये दोनों नाम दिए गए हैं, सर विलियम वेडरबर्न एंड W.S. केन, इन्होंने किस इंटेंशन से, क्या इनकी इंटेंशन थी जिस वजह से इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी. तो उससे रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट कहते हैं टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन. सेकेंड बोलते हैं टू कैंपेन फॉर द एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू द imperial जुडिशरी. सी बोलता है टू फैसिलिटेट अ डिस्कशन ऑन इंडियंस इंडिपेंडेंस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. और डी बोलता है टू एजिटेट फॉर द एंट्री ऑफ एमिनेंट इंडियंस इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. अगर बात करते हैं ना इंडिपेंडेंस की, इंडियन इंडिपेंडेंस की, तो स्टार्टिंग में पता क्या था, स्टार्टिंग में उनको ये था कि हमें पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्वराज चाहिए. मतलब हमें एक डोमिनियन स्टेट का स्टेटस भी दे दो तो हम उसमें भी खुश हैं, हमें प्रॉपर इंडिपेंडेंस का नहीं चाहिए. अगर हमें वो भी दे दो, क्या बोलते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा अपना हो, और क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटिशर्स जो है या क्वीन विक्टोरिया का जो है वो वैसे ही रहे, बट हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ अपना एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए, हमें स्वराज चाहिए. वो उस टाइम पे सिर्फ इतना ही कहते थे. बट जब बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन जो है स्वराज जो था वो पूर्ण स्वराज में डाइवर्ट हो गया, और उसके बाद जो है इंडियंस की डिमांड्स है वो ये हो गई कि हमें पूर्ण स्वराज भी नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, अपना ही चाहिए, हमें कोई वो नहीं चाहिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर फ्रीडम चाहिए. तो अगर ये वाला बोलते तो ये तो पहले ही गलत हो जाता है. इतनी जल्दी तो इनका ये डिमांड थी ही नहीं कि इंडियन इंडिपेंडेंस चाहिए. साथ ही साथ में जो अगर हम बात करते हैं सर विलियम वेडरबर्न और W.S. केन ने, तो वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी वो इसलिए बनाई थी ताकि वो हाउस ऑफ लॉर्ड में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में, इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में एजिटेशंस डाल सके या पिटिशंस डाल सके. तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो पार्लियामेंट थी उसमें बहुत कम स्कोप था किसका, इंडियंस का. तो वो चाहते थे कि उसका जो स्कोप है, उसकी जो पोजीशंस है इंडियंस की, वो और ज़्यादा बढ़ाई जा सके. अगर हम देखते हैं कि इन दोनों ने फॉर्म द इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी विद दादा भाई नरोजी और अदर इंडियन सिंपथाइजर्स के साथ मिलकर इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी. द पर्पज़ फॉर द कमेटी वॉज टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स. हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए वो डिमांड कर रहे थे. ही वॉज अ लिबरल मेंबर ऑफ द हाउस and raised Indian grievances in the House. Sir William Wedderburn was a member of Royal Commission on the Indian Expenditure in 1895. Moving to the next one, जिस वजह से आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला ऑप्शन है टू एजिटेट इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन इज द करेक्ट आंसर. Moving to the next one, 4 resolutions were passed at the famous Calcutta session of the Indian National Congress in 1906. The question of the either retentions or of rejection of these 4 resolutions became the cause of the split in Congress at the next session held in Surat in 1907. Which one of the following was not one of these resolutions? अगर
और ये आपका PYQ है 2010 का। मतलब ये है कि 4 रेजोल्यूशन पास किए गए थे। कब पास किए गए थे? 1906 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन थे उसमें 1906 में 4 रेजोल्यूशन पास किए गए थे। और उनमें से एक जो था वो, मतलब वो जो 4 रेजोल्यूशन थे वो आप मान सकते हैं कि आपका एक रीज़न बने थे। किसका? सूरत स्प्लिट का, जो कब हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सूरत में हुई थी 1907 में, उसका रीज़न बने थे। मतलब जो मैंने पहले भी बात की है कि जो कांग्रेस थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, 2 मेंटेलिटी के बेसिस पे डिवाइड हो चुकी थी। ऑल्दो वो इतनी ज़्यादा डिवाइडेड नहीं थी जितना सूरत स्प्लिट में वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, कांग्रेस एक तरह से टूट सी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी। एक थी मॉडरेट्स, दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स थे जो पटिशन वगैरह पे काम करते थे, और वेयर एज जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बोलते थे कि पटिशन या प्रेयर से कुछ नहीं होगा, मांग के कुछ नहीं मिलता, प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। थोड़ा वायलेंट या एग्रेसिव वे बोल सकते हैं, वायलेंट भी नहीं, एग्रेसिव वे में वो लोग काम करना चाह रहे थे। तो इस वजह से उनकी मेंटालिटी जो थी दोनों की वो काफ़ी चेंज हो गई थी, काफ़ी अलग अलग रास्तों पे चल पड़ी थी। तो उनमें से कहते हैं कि 4 जो थे, 4 उस टाइम रेजोल्यूशन पास किए गए थे। तो इनमें से कौन सा ऐसा रेजोल्यूशन है जो उस टाइम पे पास नहीं किया गया था? 4 में जो 4 रीज़न थे, 4 रेजोल्यूशन थे, वो रीज़न बने थे किसका? सूरत स्प्लिट का। बट इनमें से एक ऐसा रीज़न है, एक ऐसा जो कह सकते हैं ऑप्शन है, जो उस टाइम पे रेजोल्यूशन नहीं लिया गया था। तो वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, एम्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑल्दो बॉयकॉट का रेजोल्यूशन लिया गया था, नेशनल एजुकेशन का रेजोल्यूशन लिया गया था, और स्वदेशी को अपनाने का रेजोल्यूशन लिया गया था। बट जो ये वाला था ना, ये नहीं लिया गया था, क्योंकि आफ्टर सम टाइम ये तो बात हो ही रही थी कि ये जो है ये मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा, बंगाल पार्टीशन जो है उसको ही, उसी के अगेंस्ट में तो ये सारे थे, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन, ये वाला जो था। इसीलिए तो ये 1911 में जो थे, जब दरबार अरेंज हुआ था किंग जॉर्ज का, लॉर्ड कर्जन के द्वारा अरेंज किया गया था, तो उस टाइम पे ये उन्होंने वैसे ही जो था एब्रोगेट कर दिया था। और इसी के अगेंस्ट में तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो अगेंस्ट में 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, उसके बाद 1906 में जो रेजोल्यूशन लिए जाते हैं वो इसी के अगेंस्ट में लिए जाते हैं। और 4 रेजोल्यूशन जो लिए गए थे वो ये थे, कहाँ गए, स्वदेशी अपनाना, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन को पास किया गया था। और साथ ही साथ में कहा गया था, इन दिस सेशन कांग्रेस वाज कंपेल्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट टू अडॉप्ट 4 रेजोल्यूशन। जो मतलब उस टाइम पे ये था कि कांग्रेस जो थी, मॉडरेट्स जो थे, वो उनके द्वारा, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके द्वारा जो था वो मैनिपुलेट किए गए थे या फोर्स किए गए थे कि आप इन 4 रेजोल्यूशन को माने। उन्होंने 3 तो मान लिए थे हाफ हार्टेड, बट जो रेजोल्यूशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। और स्वराज वाला भी उन्होंने जो है, सेल्फ गवर्नमेंट वाला स्वराज वाला जो था वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बल्कि रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी और रेजोल्यूशन ऑफ बॉयकॉट जो था वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। इसी वजह से तो उनका स्प्लिट होता है, मतलब उनकी जो मेंटालिटी है वो ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जब मॉडरेट्स बोलते थे कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है उनसे प्रे करके और पेटिशंस लिखकर जो है वो अपना हक मांगना चाहिए, वहीं जो एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं कि उनको बॉयकॉट करो, स्वदेशी चलाओ, उनके सामान को बॉयकॉट करो, फिर जो है अपना हक मिलेगा। तो इस वजह से उनकी मेंटालिटीज़ जो थी वो काफ़ी डिफरेंट हो चुकी थी, और उनका जो है सूरत स्प्लिट में वो लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वहीं अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो एम्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो होगा वो इसकी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फॉर द लॉन्च ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। और ये आपका PYQ है 2010 का। जैसे अभी हमने बात की कि जो स्वदेशी मूवमेंट था या बॉयकॉट था या नेशनल एजुकेशन मूवमेंट था, वो सब जो चलाए गए थे वो एक ही के रिलेटेड चलाए गए थे। वो चलाए गए थे आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए चलाए गए थे। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी उसी के अगेंस्ट में चलाए गए थे। तो इसमें हमें वही पूछा है कि इसका कौन सा इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। तो वो था आपका द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, with reference to the Indian history, Alexander Lee, A.H. Longhurst, Robert Swell, James Burgess, Walter Elliot was associated with। ये आपके पार्ट नंबर 1 में भी है क्वेश्चन। 1 मिनट दे रही हूँ, आंसर बताओ। ऑप्शंस है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया। कमेंट करो आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग में, एक्सप्लेनेशन मत देखना, ये देखो और बताओ।
अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए जो था इसका कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो सारे थे अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गर्स, वॉल्टर एलियट, ये जो थे सारे सारे ये किससे रिलेटेड थे? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से जो थे ये सारे के सारे रिलेटेड थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और ये आपका PYQ है 2010 का। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन कौन सी सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परस्यूएडेड महात्मा गांधी टू कम चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीजेंट। और सेकंड बोलती है आचार्य JB कृपलानी was one of the महात्मा गांधीज कलीग इन हिज चंपारण इन्वेस्टिगेशन। अगर हम इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमें चंपारण के बारे में पता होना चाहिए था कि चंपारण जो था वो क्या था। तो अगर बात करते हैं तो वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, वहाँ पे उन्हें राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने उनको इनवाइट किया था, क्योंकि वहाँ पे वो एक पीजेंट थे किसके पीछे, चंपारण सत्याग्रह के पीछे। और उन्होंने जो था उन्होंने गांधी जी को था वो सिंबलाइज़ किया था या उनको इनवाइट किया था कि आप भी जो है इसमें चंपारण सत्याग्रह में आप पार्टिसिपेट करो या हमें राह दिखाओ, हमें लीड करो। तो अगर हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की या चंपारण की कि वहाँ पे क्या हो रहा था, तो वहाँ पे जो थे ब्रिटिशर्स जो थे उनसे 3 काठिया सिस्टम जो था वो इम्पोज कर रहे थे। 3 काठिया सिस्टम क्या था? 3/20 पार्ट ऑफ जो लैंड जो होगा उसमें ब्रिटिश के द्वारा जो बताई गई चीज़ें होंगी, जैसे इंडिगो होता था, टोबैको होता था, वही उनको उगाना पड़ता था। वो उगा भी लेते, मतलब उगा के उन्हीं को बेचना पड़ता था, और वो भी बहुत कम रेट में। वो उगाते रहते, जिसकी वजह से जो इंडिगो वगैरह होते थे ना, उससे आपकी अगर वो बार बार उगाए जाएंगे तो उससे जो आपकी लैंड की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती थी। और उसके बाद क्या था, वो उनसे 3 काठिया जो है 3/20 जो पोर्शन था उन पे ग्रो करने को कहते थे, इंडिगो को ग्रो करने को कहते थे। और जिस वजह से उनकी जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई थी। तो उसके अगेंस्ट में राजकुमार जो थे, राजकुमार शुक्ला, उन्होंने इसकी जो एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट में चंपारण सत्याग्रह जो था वो शुरू किया था। तो उनको जो इनवाइट करने वाले थे, महात्मा गांधी को जिन्होंने इनवाइट किया था वो राजेंद्र कुमार शुक्ला थे, ना कि राजेंद्र कुमार शुक्ला नहीं, राजकुमार शुक्ला थे, ना कि राजेंद्र प्रसाद। जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो गलत हो जाती है। वहीं अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, जब चंपारण गांधी जी आए थे तो उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मौलाना मजहारुल हक, बाबू गया प्रसाद और बाबू गया प्रसाद सिंह और राम नवमी प्रसाद, JB कृपलानी एक्सेट्रा, ये सारे भी जो थे ये चंपारण आए थे उन्हीं के साथ में। और साथ ही साथ में कब तक रहे थे वहाँ पे रुके थे, स्टेड एट द हाउस ऑफ सेंट रॉथ एट अमोलवा विलेज। जिस वजह से आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। आचार्य JB कृपलानी जो थे वो भी गांधी जी के साथ आए थे चंपारण इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि कब हुई थी? चंपारण वाली हुई कब थी? चंपारण हुई थी अप्रैल 1719 में। जो चंपारण सत्याग्रह जो था वो 1917 में हुआ था। जिस वजह से आपकी सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट आपकी फर्स्ट वाली जो है वो इनकरेक्ट है। सो ओनली ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, who of the following is the author of the collection of poems called Golden Threshold? जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी या उसके ऑथर कौन थे? तो और ये आपका PYQ है 2009 का। अगर हम बात करते हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड की तो वो लिखी गई थी आपकी सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो एक एंथोलॉजी है ऑफ पोएम्स की एक एंथोलॉजी है, कलेक्शन है पोएम्स की। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई थी। और इसको पब्लिश किया गया था 1905 में, जब सरोजनी नायडू सिर्फ और सिर्फ 26 साल की थी। उस टाइम इन्होंने इसको पब्लिश किया था। और ये क्या था? सिलेक्शन ऑफ पोएम्स विद इन द गोल्डन थ्रेशोल्ड वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज ओन लाइफ। जो उसके अंदर जो पोएम्स है वो किसके द्वारा इंस्पायर्ड है? वो उनकी खुद की लाइफ के द्वारा इंस्पायर्ड है। और वो किस में लिखी गई है? इंग्लिश डिक्शन में लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी गई है, और वो उनकी खुद की लाइफ से इंस्पायर्ड है। और वो किसकी है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। और किसके द्वारा लिखी गई थी? सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। Moving to the next one, in the context of Indian freedom struggle, 16 October 1905 is well known for which one of the following reason? और ये आपका PYQ है 2009 में। अगर हम बात करते हैं 1905 की, ऑप्शंस देख लेते हैं। वैसे जो 1905 है वो मेनली किससे रिलेटेड था?
बंगाल पार्टीशन से रिलेटेड था। ऑल्दो हम लोग वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस बोलते हैं, द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड इन कैलकाटा टाउन हॉल, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इफेक्ट, दादा भाई नरोजी डिक्लेयर द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ स्वराज। इस टाइम पे जो था वो था, उन्होंने डिक्लेयर किया था अपना गोल, कौन सा, डोमिनियन स्टेटस वाला, मतलब ये इसके बाद ही किया था, ऑल्दो इस दिन नहीं किया था। सेकंड है, लोकमान्य तिलक स्टार्टेड अ मूवमेंट इन पुणे। तो आंसर जो होगा वो यही होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इफेक्ट। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी वो हुई थी कब, 16 अक्टूबर 1905 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, who among the following rejected the title of knighthood and refused to accept a position in the council of the secretary of state of for India। और ये आपका PYQ है 2008 में। अगर हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे थे जिन्होंने नाइटहुड का जो टाइटल है वो लेने से मना कर दिया था और साथ ही साथ में रिफ्यूज़ करा था पोजीशन लेने के लिए, कौन सी, काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसकी पोजीशन लेने के लिए, उसमें पोजीशन लेने के लिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो थे आपके जीके गोखले। जीके गोखले जी ने अपना नाइटहुड का जो टाइटल है वो लेने से भी इनकार कर दिया था। अगर हम जीके गोखले जी की बात करते हैं तो वो इंफीरियर लेजिस्लेटर थे। एट द इंफीरियर लेजिस्लेटर गोखले पेड अ की रोल इन फ्रेमिंग द मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे 1909 में, उसमें भी गोखले जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एंड एडवोकेटेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द सेंटर एंड द प्रोविंसेस लेवल। क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंफीरियर ब्यूरोक्रेसी, गोखले फेवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन एंड द प्रमोशन ऑफ पंचायत एंड तालुका बॉडीज़। जो गोखले थे वो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करते थे और साथ ही साथ में वो किस चीज़ को प्रमोट करते थे, पंचायत और जो तालुका बॉडीज़ थी उनको भी वो प्रमोट करते थे। जिस वजह से इसका जो आंसर होगा वो होगा जीके गोखले। उन्होंने जो था नाइटहुड का जो टाइटल है वो लेने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, who among the following gave a systematic critique of the moderate politics of the Indian National Congress in the series of article entitled New Lamp or for Old। और ये आपका PYQ है 2018 में। अगर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सीरीज ऑफ द आर्टिकल एंटाइटल न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, तो ये दिया गया था आपका। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो केजी देशपांडे जो थे वो फ्रेंड थे किसके, अरबिंदो घोष के। वॉज इन चार्ज ऑफ द वीकली इन इंदु प्रकाश पब्लिश फ्रॉम बॉम्बे। केजी देशपांडे जो थे वो किसके फ्रेंड थे, अरबिंदो घोष के। और वो किसके इंचार्ज में थे, किसके इंचार्ज भी थे, जो वीकली पब्लिश की जाती थी। कौन सी पब्लिश की जाती थी, ये इंदु प्रकाश, उसके जो बॉम्बे में उसके इंचार्ज भी थे। और साथ ही साथ में ही रिक्वेस्टेड श्री अरबिंदो टू राइट अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशंस। श्री अरबिंदो घोष बिगिन राइटिंग अ सीरीज ऑफ फीरी। उन्होंने जो है वो सीरीज़ लिखी थी ये वाली। उस टाइम पे जो थे ये केजी देशपांडे जो थे वो अरबिंदो घोष के फ्रेंड थे और उस टाइम पे जो था वो एक पब्लिश करते थे, एक पब्लिकेशन जो कि आपकी कौन सी थी, इंदु प्रकाश को जो है वो पब्लिश करते थे। उस टाइम पे उन्होंने जो है अरबिंदो घोष को फोर्स इन द सेंस उन्होंने कहा था उनको कि आप एक काम करो, आप पॉलिटिकल जो है इंडियन पॉलिटिकल जो चल रहा है अभी सिचुएशंस जो चल रही है उस पर जो है वो आप थोड़ा बहुत लिखो। तो उन्होंने इसको टाइटल दिया था कौन सा, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, जो कि किसको क्रिटिसाइज़ कर रही थी, स्ट्रांगली क्रिटिसाइजिंग कांग्रेस फॉर इट्स मॉडरेट पॉलिसी। जिन्होंने मॉडरेट पॉलिसी ऑफ कांग्रेस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपकी लिखी गई थी अरबिंदो घोष। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अरबिंदो घोष ने जो था मॉडरेट्स की जो पॉलिसी थी कांग्रेस मॉडरेट्स की, उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये बुक लिखी थी या ये आर्टिकल लिखा था, कौन सा, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। Moving to the next one, who among the following used a phrase un-British to criticize the British colonial control of India। और ये आपका PYQ है 2008 का। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये जो बुक थी पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश जो थी, अन-ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये बुक जो थी लिखी गई थी, ये लिखी गई थी आपके दादा भाई नरोजी के द्वारा लिखी गई थी। और उन्होंने जो था अन-ब्रिटिश फ्रेज़ यूज़ किया था, किसके लिए, इंग्लिश के लिए यूज़ किया था, उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए यूज़ किया था। और जो उनका कॉलोनियल रूल जो चल रहा था इंडिया में उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए उन्होंने अपनी बुक में जो था अन ब्रिटिश वर्ड यूज़ किया था और उसको टाइटल भी ऐसे ही किया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया।
तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपके ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। ऑल्दो अगर हम उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उन्होंने जो था वो ये बुक लिखी थी क्रिटिसाइज़ करने के लिए किसको? इंग्लिश कॉलोनियल रूल को इंडिया में। और बुक कौन सी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी जो है वो उनके जो वर्क थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं और एक फाउंडिंग मेंबर भी माने जाते हैं। और 3 बार जो है वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कब 1886 में, 1893 में, 1906 में। और उनकी बुक जो थी पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल, वो किस पे ज़्यादा फोकस करती है? वेल्थ ड्रेन के ऊपर जो है, वेल्थ ड्रेन या ड्रेन थ्योरी के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करती है। जो वेल्थ इंडिया से ड्रेन की जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उस पर उन्होंने फोकस किया है। तो ये बुक जो ये एक फ्रेज़ है ये इनके द्वारा डिनोट किया गया था अपनी बुक में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो डिनोट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1885? और ये आपका PYQ है 2008 में। अगर हम बात करते हैं दिसंबर 1885 की, तो जो ये फर्स्ट सेशन हुआ था ये बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और कौन इसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे? उस टाइम पे जो इनके प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वीसी बनर्जी जो थे उस टाइम पे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे 72 जो थे सोशल रिफॉर्मर्स, जर्नल्स और लॉयर्स जो थे वो इस फर्स्ट सेशन में इसका पार्ट बने थे। और अगर हम बात करते हैं तो 9 रेजोल्यूशन जो है उस टाइम पे लिए गए थे। जो फर्स्ट कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें 9 रेजोल्यूशन जो थे वो पास किए गए थे। और लॉर्ड डफरिन जो थे उस टाइम पे स्टार्टिंग में नेशनल कांग्रेस पे जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नज़र रखते थे। तो उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। लॉर्ड डफरिन ने उन्होंने कहा इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस कांग्रेस पार्टी को जो था उन्होंने एक नाम दिया था, किसको क्या नाम दिया था? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो इसका जो आंसर होगा वो बॉम्बे होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट भी पूछ सकते हैं, WC बनर्जी जो इसके प्रेसिडेंट माने जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द सॉन्ग अमार सोनार बांग्ला रिटन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ द इंडिया इंस्पायर्ड द लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश एंड वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। हु रोट दिस सॉन्ग? और ये आपका PYQ है 2007 में। अगर बात करते हैं अमार सोनार बांग्ला, तो वो जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और वो एक इकलौते ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने 2 कंट्रीज़ के जो है नेशनल एंथम लिखे हैं। नेशनल एंथम ऑफ द 2 कंट्रीज़। वो इकलौते एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने नेशनल एंथम ऑफ 2 कंट्रीज़ जो है वो लिखे हैं। कौन सी कंट्रीज़? इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों के ही जो है नेशनल एंथम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए हैं। तो अमार सोनार बांग्ला भी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैडम बिकाजी कामा। और ये आपका PYQ है 2006 में। मैडम बिकाजी के कामा के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, मैडम कामा अनफ्लर्ड द नेशनल फ्लैग एंड at the International Socialist Conference in Paris in year 1907 में। तो ये कुछ हद तक ठीक है, बट वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो पेरिस में नहीं हुई थी। वो कहाँ हुई थी? इधर हुई थी, जर्मनी में हुई थी। इन स्टटगार्ड ऑफ जर्मनी में जो है वो हुई थी। और उन्होंने अनफ्लर्ड किया था किसको? नेशनल फ्लैग को। कहाँ पे? इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में। बट वो हुई कहाँ थी? वो जर्मनी में हुई थी और 1907 में ही हुई थी। जिस वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक वर्ड की वजह से जो है वो गलत हो जाती है। तो आपको वर्ड्स जो है वो ध्यान से पढ़ने, ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ने, साथ ही साथ में जो क्वेश्चन है वो भी ध्यान से पढ़ना है। नॉट, हाँ या करेक्ट, इनकरेक्ट, ये जो है वो बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। ताकि मतलब अगर मान लो एक पॉइंट के पीछे हमने ये देख लिया इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस और डेट देख ली कि हाँ ठीक है, बट हमने पेरिस नहीं देखा, तो वो भी जो है वो आपके 2 मार्क्स तो काटेगा ही काटेगा जो इसमें करेक्ट होना था। साथ ही साथ में जो आपने लिए हैं मार्क्स उसके भी जो है नेगेटिव चला जाएगा। सो सेकंड स्टेटमेंट बोलती है, मैडम कामा सर्व्ड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू द दादा भाई नौरोजी, विच इज़ करेक्ट। जो मैडम कामा थे वो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कमेटी थी उसमें मिले थे उनसे।
और उन्होंने साथ में काम भी किया था एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी, और साथ ही साथ में टुगेदर विद नरोजी एंड सिंह देवा भाई राणा, कामा सपोर्टेड द फाउंडिंग ऑफ वर्माज इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी इन फरवरी 1905। तो उन्होंने और भी काम किए थे, मतलब होम रूल लीग जैसी भी जो है होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी भी जो है वो उन्होंने इनके साथ मिलके फाइंड की थी। साथ ही में जो, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट कहती है मैडम कामा वॉज बॉर्न टू पारसी। अगर हम बात करते हैं मैडम कामा की, तो वो 2 सितंबर 24 1861 में बॉम्बे में पैदा हुई थी। किसके? गुजराती पारसी फैमिली में पैदा हुई थी। उनकी फैमिली, जो फादर थे उनका नाम था सुराबजी फरामजी पटेल, और उनकी मदर का नाम था जयजी बाई सोराबजी पटेल, और उनके जो फादर थे वो एक मर्चेंट थे और प्रोमिनेंट मेंबर थे किसके? पारसी कम्युनिटी के। सो ये वाली स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट हो जाएगी। सो फर्स्ट हमारी इनकरेक्ट है, वेयर एज सेकेंड और जो थर्ड है वो हमारी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 only are the correct option. Moving to the next one, lectures for Colombo to Elmore is based on the experience of which one of the following. जो lectures है, lectures from Colombo to Elmore जो है वो किसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है? तो वो आपके बेस्ड है स्वामी विवेकानंद के एक्सपीरियंस पे। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये PYQ है 2006 का। अगर हम बात करते हैं लेक्चर फ्रॉम कोलम्बो टू एल्मोर, ये एक बुक है जो स्वामी विवेकानंद की जो लेक्चर्स डिलीवर किए थे श्रीलंका में, इंडिया में, जब वो वेस्ट से आए थे, तो उस पर बेस्ड है। और साथ ही साथ में दीज लेक्चर्स हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ स्कॉलरी स्टडीज एंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैनी पीपल। इन 1896 स्वामी विवेकानंद वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट टू ज्वाइन पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन की जो पार्लियामेंट है उसको ज्वाइन करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट गए, जहाँ पे उनको बहुत ओवरवेलमिंग सक्सेस मिली और पब्लिक अटेंशन मिली थी जस्ट बिकॉज ऑफ दीज लेक्चर्स, जो उन्होंने कहाँ से कहाँ तक दिए थे, श्रीलंका में दिए थे और साथ ही साथ में इंडिया में दिए थे। तो ये जो बुक है ये उनके लेक्चर से रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट ऑफ फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट। और ये आपका PYQ है 2005 में। कौन से इनमें से जो कौन से हैं वो प्रोपोनेंट थे किसके? फेमिनिज्म ऑफ एज अ मूवमेंट, फेमिनिज्म के एज अ मूवमेंट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका एनी बसंत जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं फेमिनिज्म की, फेमिनिज्म जो था वो एक सोशलिस्ट मूवमेंट था और थ्योरी थी किसकी? द एमर्जेंस फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ऑफ द फेबियन सोसाइटी। फेबियन जो सोसाइटी थी उससे रिलेटेड जो उसकी एमरजेंसी थ्योरी ऑफ द एमरजेंसी, उससे रिलेटेड जो था वो था। और ये फाउंड की गई थी कहाँ पे? लंदन में फाउंड की गई थी। कब फाउंड की गई थी? 1884 में। द फेबियन सोसाइटी इज अ ब्रिटिश socialist organization whose purpose is to advance the principle of democratic socialism via gradualist and reformist efforts in democracy. डेमोक्रेसी में ग्रेजुअलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट एफर्ट्स डालने के बाद वो क्या चाहते थे? एक एडवांस प्रिंसिपल चाहते थे किसमें? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में चाहते थे। और साथ ही साथ में जो था रेदर देन द रिवॉल्यूशनरी ओवरथ्रो, वो मतलब रिवॉल्यूशनरी नहीं चाहते थे, अ टाइप ऑफ मॉडरेट्स ही थे वो, रिवॉल्यूशनरी नहीं चाहते थे, वो क्या चाहते थे? रिफॉर्मिस्ट एफर्ट्स चाहते थे किसमें? डेमोक्रेसीज में चाहते थे। और तो इस वजह से जो था ये फेमिनिज्म जो मूवमेंट है वो शुरू हुआ था या किया गया था। और जो इसके लीडर थे, इसके जो लीडिंग स्पीकर के रूप में जो है एनी बसंत उभर कर आए। फेबिनियन सोसाइटी के एक लीडिंग स्पीकर के रूप में एनी बसंत जो थे वो उभर के आए थी, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द गदर रेवोल्यूशनरी हु बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 बेस्ड। और ये आपको PYQ है 2005 में। जैसे कि हमने गदर पार्टी के बारे में हमने बात की, तो वो एक पंजाबी इमिग्रेंट्स जो थे इंडिया से जब अमेरिका गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक पार्टी इस्टेब्लिश की थी, सैन फ्रांसिस्को में इस्टेब्लिश की थी, जिसका हेड क्वार्टर का था सैन फ्रांसिस्को में, उसका हेड क्वार्टर था। और वहाँ पे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था किसके लिए? इंडियन फ्रीडम के लिए ही उन्होंने वहाँ पे वो चलाई थी। तो जो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, उसका जो आउटब्रेक हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो उस टाइम पे उनका बेस वहीं था नॉर्थ अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में ही था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्ट कोस्ट पे। तो अगर हम देखते हैं गदर मूवमेंट वॉज एन अर्ली 20th सेंचुरी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट फाइंडेड बाय द एक्सपेट्रेट्स ऑफ
expedited Indians to overthrow British rule in India. Gather revolutionaries were based in the San Francisco and branches along US coast and in the Far East. और the party was multi-ethnic and had Sikh, Hindu and Muslim leaders. और वो जो पार्टी थी उसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम लीडर्स भी हुआ करते थे. अगर हम इसका बेस की बात करें तो वो कहाँ पे था, नॉर्थ अमेरिका में इसका बेस हुआ करता था. So option number B is the correct answer. Moving to the next one, consider the following statements. कुछ statements दी है. First statement बोलती है the first session of Indian National Congress was held in Calcutta. Second statement बोलती है the second session of the Indian National Congress was held under the presidentship of Dada Bhai Nauroji. और third statement बोलती है both Indian National Congress and Muslim League held their session at Lucknow in 1916 and concluded as the Lucknow Pact. और ये आपका PYQ है 2004 में. तो हमें बताना है कौन कौन सी सही है. अगर हम पहली बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट सेशन था वो कलकत्ता में नहीं बॉम्बे में हुआ था. और किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर हुआ था, वो हुआ था WC बनर्जी की जो है बनर्जी की जो है वो प्रेसिडेंटशिप में ये हुआ था. जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगी. कलकत्ता नहीं, कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था. वहीं अगर हम सेकंड की बात करते हैं, द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द दादा भाई नौरोजी, विच इज़ करेक्ट. क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो थे वो 3 बार जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे. एक तो बने थे 1886 में और 2 और बार बने थे. तो 1886 में इसका सेकेंड जो है वो सेशन हुआ था, जिस वजह से ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट है. वहीं अगर हम थर्ड की बात करते हैं, बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट लखनऊ इन 1916 एंड कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट. इस टाइम पे फर्स्ट टाइम जो थी वो मुस्लिम लीग को एज ए लीगली एक्सेप्ट किया गया था. किसके द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग को एज अ मुस्लिम एसोसिएशन मान के एक्सेप्ट किया गया था. और उस टाइम पे सच में जो था वो ये हुआ था, लखनऊ सेशन हुआ था, जिसको जिसको प्रिसाइड किया गया था किसके द्वारा, AC मजूमदार के द्वारा जो है प्रिसाइड किया गया था. और इसमें उन्होंने दो शोज द यूनिटी बिटवीन द टू फ्रैक्शंस. कौन कौन से फ्रैक्शन, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो है वो इन्होंने ये भी दिखाई थी. एक बार ही तो सूरज स्प्लिट के टाइम में ये दोनों अलग अलग हो गए थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अलग अलग हो गए थे. बट एट लखनऊ पैक्ट जो थे ये लोग दोबारा से यूनाइट हो चुके थे. पर उस टाइम पे क्या हुआ था, एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था किसके बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है पॉलिटिकल कंसेंसस के बारे में जो है एक लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन हुआ था. किसके बीच में, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है. फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो आपकी करेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर C, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड नहीं है या करेक्ट नहीं है. रिलेटेड जो है वो करेक्ट नहीं है, तो नॉट ढूंढना है. ठीक है. और ये आपका PYQ है 2002 का. तो अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है हाकिम अजमल खान वॉज वन ऑफ द लीडर टू स्टार्ट अ नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट अरहार मूवमेंट. जो नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट अरहार मूवमेंट, हाकिम अजमल खान जो थे वो उन्होंने जो था नेशनलिस्ट और एक मिलिटेंट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था, या उसके लीडर थे. कौन सा मूवमेंट, अरहार मूवमेंट, विच इज़ करेक्ट. वहीं अगर हम सेकंड की बात करते हैं, व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड सईद अहमद खान अपोज्ड इट, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट. जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी तो सईद अहमद खान जो थे उन्होंने उसको अपोज किया था, विच इज़ करेक्ट. सेकेंड बोलता है the All Indian Muslim League which was formed in 1906 vehemently opposed the partitions of the Bengal and separate electorates, which is incorrect. जो मुस्लिम लीग थी या ऑल इंडियन मुस्लिम पार्टी थी या ऑल इंडियन मुस्लिम लीग थी, जब वो बनी थी तो उन्होंने इस स्टेटमेंट में कहते हैं कि उन्होंने अपोज किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल और सेपरेट इलेक्टोरेट्स को जो है उन्होंने अपोज किया था, विच इज़ इनकरेक्ट. जब मुस्लिम पार्टी बनी थी ना तो उन्होंने जो था कुछ भी नहीं, बिल्कुल अपोज नहीं किया था बंगाल पार्टीशन को. इवन उन्होंने जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो थे वो चलाए गए थे उसको भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि उनको लगता था कि अगर जो स्टेट्स है ना, बंगाल है वो डिवाइड हो जाएगा. जैसे एक साइड आ गए आपके वेस्ट बंगाल, दूसरी साइड आ गया आपके ईस्ट बंगाल, जो लेटर ऑन बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है. जब वो डिवाइड हुआ था तो उस टाइम पे 2 स्टेट्स बनी थी, तो उन दोनों स्टेट्स में एक में हिंदू डोमिनेंस थी, दूसरे में आपकी मुस्लिम डोमिनेंस थी.
तो हिंदू मुस्लिम्स को ये लग रहा था, या मुस्लिम कम्युनिटी को जो था, ये मुस्लिम लीग को था, ये लग रहा था कि अब जब हम अलग हो जाएंगे, हमारे इलेक्टोरेट्स अलग हो जाएंगे और हमारी स्टेट अलग हो जाएगी, तो हमें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, हमें भी जो है वो पॉलिटिकल में मोर कंट्रोल मिलेगा, सेपरेट रीजन वुड गिव देम मोर कंट्रोल, ये उनको लग रहा था। इस वजह से उन्होंने जो है स्वदेशी, बॉयकॉट या नेशनल एजुकेशन जैसे मूवमेंट्स को उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया था, जिस वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सेकंड बोलती है मौलाना बाराउल्ला एंड मौलाना उबैदुल्ला सिंधी were among those who formed the provincial government of India in Kabul, which is correct. बट जो ये वाली स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने अपोज नहीं किया था किसको, पार्टीशन ऑफ बंगाल को, बट कि वो इसके सपोर्ट में थे। और साथ ही साथ में जो हमने इंडियंस ने जो, या हिंदूज़ ने जो, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो इसके लिए पार्टीशन के अगेंस्ट जो स्टेप्स उठाए थे, जैसे बॉयकॉट स्टेप उठाया था या स्वदेशी स्टेप उठाया था, उसको भी इन्होंने क्या किया था, अपोज किया था, उसको भी इन्होंने नकार दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। हमें नॉट करेक्टेड ढूंढना था, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है, बट सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अ लंडन ब्रांच ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग was established in 1908 under the presidentship of, और ये आपका PYQ है 2008 में, लंदन में एक ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी 1908 में, तो वो की गई थी आपकी आमिर अली के प्रेसिडेंटशिप में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम देखते हैं सईद आमिर अली जो थे, उन्होंने इस्टेब्लिश की थी इसको, लंदन मुस्लिम लीग जो 1908 में इस्टेब्लिश की गई थी, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी, नॉट अ ब्रांच ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। जो इंडिया में जो मुस्लिम लीग थी उसकी ब्रांच नहीं थी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी। और 1909 में ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सिट एज अ मेंबर ऑफ जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल ऑन विच ही वुड सर्व टिल हिज डेथ। तो वो फर्स्ट इंडियन मेंबर भी थे जो जुडिशियल कमेटी में एज अ मेंबर बैठे थे, प्राइवेट काउंसिल पे जो है वो बैठे थे, और वहाँ पे उन्होंने सर्व किया था जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, या टिल डेथ उन्होंने वहाँ पे उसको सर्व किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सईद आमिर अली जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑल्दो जो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो लंदन में ब्रांच थी वो इंडियन मुस्लिम लीग की ब्रांच नहीं थी, वो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी थी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, असर्शन एंड रीज़न, और ये आपका PYQ है 2000 में। तो असर्शन बोलते हैं द बेसिक वीकनेस ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट ले इन इट्स नैरो बेस, और सेकेंड बोलता है द रीज़न इट फॉट फॉर द नैरो इंटरेस्ट ऑफ द सोशल ग्रुप्स विच ज्वाइंट इट। तो अगर हम बात करते हैं ना ए की, तो वो करेक्ट है, उनका जो बेस होता था वो नैरो होता था, बट वो बेस नैरो इसकी वजह से होता था कि जो उसके लीडर्स थे वो कुछ प्रोफेशनल लीडर्स ही थे, जैसे कि प्रोफेशनल ग्रुप्स थे सच एज लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट, वही जो अर्बन एजुकेटेड इंडियंस थे उन तक ही वो उसका इन्फ्लुएंस था। लेकिन जो इसका रीज़न इन्होंने बताया है कि वो कुछ ही छोटी छोटी सोशल प्रॉब्लम्स को जो वो उठा रहे थे, वो इसका रीज़न गलत है। ऑल्दो जो ये इनके मेंबर्स थे वो कुछ मेंबर्स ऐसे थे, अर्बन एजुकेटेड मेंबर्स थे या प्रोफेशनल मेंबर्स थे, बट जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने एक नेशनल अवेकनिंग जो है पीपल में क्रिएट करी। इंडियन कंसाइंस में लोगों का जो कॉमन पॉलिटिक्स था, बॉन्ड ऑफ कॉमन पॉलिटिक्स से लोगों का बॉन्ड बना, मतलब उनको अवेयर किया पॉलिटिक्स के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में, उनके कल्चरल इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने उनको अवेयर किया। दे ऑल्सो ट्रेन पीपल इन पॉलिटिक्स बाय पॉपुलराइजिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने डेमोक्रेसी का आइडिया प्रमोट किया, सिविल लिबर्टी का आइडिया प्रमोट किया, सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म का जो है आइडिया वो प्रमोट किया। तो इतने बड़े बड़े जो है इनके लिए सेकुलरिज्म, लिबर्टीज़, नेशनलिज्म इनके लिए फॉट करते थे, ना कि माइनर सोशल इंटरेस्ट के लिए वो लड़ते थे, जिस वजह से इसका जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है, वेयर एज जो इसका असर्शन है वो करेक्ट है। So option number C, A is true but R is false, is the correct answer. Moving to the next one, the Congress policy of prayer and petition ultimately came to an end under the guidance of, और ये आपका PYQ है 1999 का। पहले तो कांग्रेस एक ही तरह की थी कि प्रेयर्स करेंगे, पेटिशन करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वे में चलेंगे, बट लेटर ऑन जो है बाल गंगाधर तिलक की जो लीडरशिप में उन्होंने जो ये 3 P's दिए थे, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। पहले प्रेयर करो,
देन पिटिशंस डालो, अगर नहीं मानते हैं तो प्रोटेस्ट करो। तो वो उन्होंने एक पॉलिटिकल एजेंडा दिया था या 3 Ps दिए थे, और साथ ही साथ में तिलक ने अपोज किया था मॉडरेट व्यू ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले को, एंड वॉज सपोर्टेड द फेलो इंडियन नेशनलिस्ट बिपिन चंद्रा पाल इन बंगाल एंड लाला लाजपत राय इन पंजाब। उन्होंने क्या किया था, मॉडरेट्स को अपोज करना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ में जो बंगाल में बिपिन चंद्र पाल और पंजाब में जो लाला लाजपत राय थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और लेटर ऑन जो है उनकी जो टीम थी उसको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। तो उन्होंने जो था इन 1907 में एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी में जो सूरत में हुई थी, उसमें जो था उन्होंने सूरत को कांग्रेस को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक तो वो लाल बाल पाल वाला जो रेडिकल पार्टी मानी जाती थी, और दूसरी जो थी वो मॉडरेट फैक्शन के रूप में सामने आई। तो बाल गंगाधर तिलक की गाइडेंस में जो है वो कांग्रेस जो थी वो पॉलिसी ऑफ प्रे और पिटिशन से प्रोटेस्ट पे आ चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज वर ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो अभिनव भारत एक सीक्रेट सोसाइटी थी, एक रेवोल्यूशनरी की, वो ऑर्गेनाइज की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी या यंग इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस की एक सीक्रेट सोसाइटी भी मानी जाती है, जिन्होंने बहुत से, जिनको किसने फाउंड किया था, विनय दामोदर सावरकर ने जो है फाउंड किया था, किसके साथ मिलके, गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर, कितने में, 1904 में। और इन्होंने बहुत से असैसिनेशन भी किए, बहुत से तो नहीं, कुछ असैसिनेशन किए थे, किसके, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के। और लेटर ऑन जो है सावरकर ब्रदर्स को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था और उनको कन्विक्ट करके जेल भेज दिया गया था, मतलब उनको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी अभिनव भारत या फिर यंग इंडियन सोसाइटी जो थी वो फाउंड की गई थी किसके द्वारा, वीडी सावरकर, और किसके साथ मिलके, उनके भाई जो थे गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर उनको चलाया था या फाउंड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया वॉज द, और ये आपका PYQ है 1999 में। जब से ब्रिटिशर्स आए थे वो बहुत से एक्ट्स लेके आते थे, तो मतलब वो एक्ट्स ऐसे होते थे कुछ गैप के, या कोई होते थे 30 साल के बाद, या ऐसे रिन्यू होते रहते थे। तो उनमें से कौन से जो एक्ट हैं वो सबसे छोटे थे, या कौन सा एक्ट तो जो था उसका टाइम पीरियड जो था वो बहुत कम था, तो वो आपका था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, जिसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वो जो एक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक चला था, और 10 साल के बाद नया काउंसिल एक्ट आ गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है वो आपका सही आंसर होगा। ऑल्दो जो इसमें था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो रिफॉर्म्स किए गए थे, साथ ही साथ में इंक्रीज़ की गई थी इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट, बट इंडियंस की सबकी इन्वॉल्वमेंट नहीं, कुछ लिमिटेड इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंक्रीज़ की गई थी। फिर उसके बाद ये काफ़ी इट वॉज मोर जो है ये मेनली जो किस नाम से जाना जाता था, मॉर्ले मिंटो के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद जो है ये नया एक्ट आ गया था 10 साल के बाद, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो एज थी वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल ही मानी जाती है। उसके बाद नया रिफॉर्म्स आ गया था और नए एक्ट्स आ गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, partition of Bengal in 1905 brought to an end the moderates' role in the Indian freedom movement. वही रीजंस बोलते हैं, द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेपरेटेड द एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द मॉडरेट्स, और ये आपका PYQ है 1998 में। अगर हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल की, ब्रॉट टू एन एंड मॉडरेट्स, विच इज़ इनकरेक्ट। जैसे हमने पढ़ा कि पार्टीशन जब बंगाल की हुई थी तो उस टाइम मॉडरेट्स की कोई लड़ाई नहीं थी, उस टाइम में मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो सेम ही लेवल पे थे। बट मॉडरेट्स जो चाहते थे वो चाहते थे कि हम प्रे करेंगे, पिटिशन करेंगे कि ये जो पार्टीशन है इसको रोक दिया जाए। वहीं जो मॉडरेट्स थे एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि हम क्या करें, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करें, बॉयकॉट लाएँ या स्वदेशी मूवमेंट लाएँ या सो ऑन। बट लेटर ऑन क्या हुआ, मतलब इतना ज़्यादा उनका स्प्लिट नहीं था। बाद में भी अगर उनका स्प्लिट होता है तो मॉडरेट्स जो है वो एंड में नहीं, मतलब बिल्कुल ही एंड नहीं हो जाते या ख़त्म नहीं हो जाते हैं मॉडरेट्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो फिर भी चलती ही रहती है। ऑल्दो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो पकड़े गए थे, उनको कईयों को जेल हो गई थी या कुछ भी,
बट जो मॉडरेट्स है वो आगे भी कंटिन्यू रहे थे, जिस वजह से आपकी असर्शन जो है वो गलत हो जाती है। सेकेंड रीज़न बोलता है द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेपरेट द एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द मॉडरेट्स, विच इज़ करेक्ट। जो सूरत स्प्लिट हुई थी उसको सूरत सेशन हुआ था, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। वो मेनली इसीलिए जाना जाता है सूरत स्प्लिट के नाम से, क्योंकि कांग्रेस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो ये वाला जो रीज़न है वो करेक्ट है, बट जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगेन द असर्शन एंड रीज़न। द असर्शन बोलता है द फर्स्ट एवर बिल टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी इन इंडिया वॉज रिजेक्टेड इन 1913। और रीज़न बोलता है डिसकंटेंट वुड हैव इंक्रीज इफ़ एवरी कल्टिवेटर कुड रीड। और ये आपका PYQ है 1998 में। अगर हम बात करते हैं उस टाइम पे भी कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई थी, बट ब्रिटिशर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। बट वो रिजेक्ट किया था उसको 1913 में, और गवर्नमेंट रिफ्यूज़ टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों रिजेक्ट किया था? क्योंकि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे। इट अर्ज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू डू सो द सेम। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने साथ ही साथ में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी जो है वो इसीलिए प्रमोट किया था कि आप भी जो है वो ये वाली जो सिरदर्दी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कह सकते हैं कंपल्सरी एजुकेशन वाली मत लो। और साथ ही साथ में जो प्राइवेट प्लेयर्स भी थे उनको भी इनकार किया था, जिस वजह पर ये जो रिफ्यूज़ हुआ था, ये वाला रिजेक्ट हुआ था, ये 1911 में नहीं बल्कि 1913 में जो है वो रिजेक्ट हुआ था। तो इस वजह से आपकी जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है, बट जो आपका रीज़न है वो करेक्ट है। वो नहीं चाहते थे कि हर एक आदमी पढ़े। अगर हर एक आदमी पढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है वो भी आगे जाके जो है वो ब्रिटिशर के अपोज या फ्रीडम की जो है वो डिमांड करेगा। तो जिस वजह से आपकी असर्शन इनकरेक्ट है बट रीज़न करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द करेंट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अगर करेंट सीक्वेंस बतानी है, कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, जैसे इवेंट्स है, फर्स्ट इवेंट है तिलक्स होम रूल लीग, सेकेंड है कमागाता मारू इंसिडेंट, और थर्ड है महात्मा गांधी अराइवल इन इंडिया। और ये आपको PYQ है 1998 में। अगर हम बात करते हैं तिलक का होम रूल लीग, तो वो शुरू हुआ था 1916 से 1918 में। और अगर हम बात करते हैं कमागातू मारू इंसिडेंट की, तो वो हुआ था कैलकाटा में। कब हुआ था? 1914 में। और अगर इनकी बात करते हैं गांधी जी कब मुंबई आए थे, तो वो आए थे आपके 9 जनवरी को 1915 में, जिसको प्रवासी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और वो ना साउथ अफ्रीका में 21 साल रहने के बाद इंडिया वापस आए थे। साउथ अफ्रीका वालों को आज़ादी दिलाने में जो उनका योगदान था, उसके बाद 21 साल के बाद जो है वो वापस इंडिया आए थे। तो वो आए थे आपके 9 जनवरी 1915 को। तो अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है कमागातू मारू इंसिडेंट, जो कि आपका 1914 में हुआ था। वहीं अगर हम महात्मा गांधी के अराइवल की बात करते हैं तो 1915, और ये होम रूल लीग जो शुरू हुआ था वो 1916 से 1918 तक चला था। तो अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो इनकी अरेंजमेंट या इनकी क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह से बनेगी, 2 then 3 then 1। तो ऑप्शन नंबर डी 2 3 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम तिलक के होम रूल लीग की बात करते हैं तो उनका जो मेन सेंटर था होम रूल लीग जहाँ पे उन्होंने शुरू किया था, तो वो था आपका महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविजन एंड प्रोविंसेस एंड कर्नाटका और बिहार रीजन। और जो रेस्ट जो इंडिया था वहाँ पे किसका मतलब कौन इस होम रूल लीग को जो आगे वे फॉरवर्ड ले जा रहा था या उनको कैरी ऑन कर रहा था, तो वो थे आपके एनी बेसेंट जो थी, वो इस रेस्ट ऑफ इंडिया में इसको चला रही थी, इस मूवमेंट को जो है वो चला रही थी। जिस वजह से जो क्रोनोलॉजी है वो आपकी ये होगी 2 3 and 1। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। और ये आपका PYQ है 1998 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस, इनमें से कौन सी है जो एक्सट्रीमिस्ट की जो है आइडियोलॉजी डिफाइन करती है अर्ली फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो अगर हम बात कर रहे थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो दो ग्रुप्स थे। मॉडरेट्स क्या चाहते थे? सिर्फ प्रेयर एंड पिटिशन। वेयर एज जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि अब प्रेयर और पिटिशन बहुत हो गई, अब हमें क्या करना है, प्रोटेस्ट भी करना है, प्रोटेस्ट करके भी अपना हक मांगना चाहिए। या थोड़ा एग्रेसिव वे था, तो उसके रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। हमें बताना है कि कौन सी वाली जो है करेक्ट डिफाइन करती है एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी को। तो फर्स्ट बोलती है स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस आर्टिकल्स बाय गिविंग दैम प्रेफरेंस ओवर द इम्पोर्टेड गुड।
ये भी एक तरह से ठीक है, जिसके रिलेटेड उन्होंने क्या चलाया था, स्वदेशी मूवमेंट भी चलाया था और बॉयकॉट मूवमेंट भी चलाया था। सेकंड कहती है ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मीन्स इन द प्लेस ऑफ पिटिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन वे, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। सी बोलती है प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री, और डी बोलती है ऑर्गेनाइजिंग कूप अगेंस्ट द मिलिट्री एम्पायर थ्रू द अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू द मिलिट्री वोल्ट। ऑल्दो जो ये मिलिट्री थी ना वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी इनके साथ, एक्सट्रीमिस्ट के साथ में, तो जिस वजह से ये वाली स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं, बट ये दोनों जो है वो दोनों ही लग रही है। बट अगर हम मेन बात करते हैं तो मेन उनका था कि प्लेस ऑफ पिटिशन की जगह पे उन्होंने एग्रेसिव या कॉन्स्टिट्यूशनल वेज की जगह पे उन्होंने एग्रेसिव मेथड जैसे प्रोटेस्ट वगैरह चलाने शुरू कर दिए थे। ये भी सही है, बट ये जो टाइप ऑफ प्रोटेस्ट ही था तो वो इसी में इंक्लूड हो जाता है, जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने क्या किया था, सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रेसिव वे में सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो चलानी शुरू कर दी थी इन प्लेस ऑफ पिटिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु वाज द लीडर ऑफ द गदर पार्टी, और ये आपका PYQ है 1998 का। अभी हमने जैसे गदर पार्टी के बारे में भी पढ़ा, तो गदर पार्टी के उस टाइम पे लीडर जो थे वो, या गदर पार्टी जो फाउंड की गई थी वो की गई थी आपकी लाला हरदयाल के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही साथ में और कौन कौन थे उनके साथ में, भाई परमानंद, विष्णु गणेश पिंगल, सोहन सिंह भाकना, भगवान सिंह ज्ञाने, लाला हरदयाल और तारकनाथ दास, इन लोगों ने साथ में मिलके क्या किया था, गदर पार्टी को नॉर्थ अमेरिका में जो है वो फाउंड किया था। और ये सारे कौन थे, एक पंजाबी इमिग्रेंट्स ही थे जो इंडिया से कहाँ गए थे, इंडिया से आपके नॉर्थ अमेरिका में गए थे, जिस वजह से आपका ऑप्शन में आपके यही दिया गया है लाला हरदयाल, तो जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कांग्रेस इज टॉटरिंग to its fall and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise, और this statement is attributed to 1998। ये जो स्टेटमेंट है ये की गई थी आपकी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, हाँ लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। और ये स्टेटमेंट क्यों की गई थी, जो ब्रिटिशर्स थे उनका शुरू से ही जो रूल था वो था डिवाइड एंड रूल। उनका जो मेन मोटिव था, उनका जो एक हथियार कह सकते हैं वो यही था, डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी, शुरुआत की थी उन्होंने कांग्रेस से। कांग्रेस को जब उन्होंने, मतलब उन्होंने तो नहीं बट कांग्रेस की मेंटेलिटी ने जो है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को। तब जो है लॉर्ड कर्जन ने ये स्टेटमेंट की थी कि इधर जो है मैं देखना चाहता हूँ इनकी जो ये फॉल है, कांग्रेस का फॉल मैं देखना चाहता हूँ। और साथ ही साथ में क्या कहा था कि और इसका जो पीसफुल डिमाइस यानी इसका जो अंत होगा वो मैं बड़े हंसते खुशी के साथ इसको देखना चाहता हूँ। तो ये जो है ये स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन ने की थी आफ्टर, मतलब बंगाल सूरज स्प्लिट से पहले ही उन्होंने ये जो है ये स्टेटमेंट कर ली थी। और ये की गई थी जो उनका स्प्लिट हो रहा था या उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस चल रहे थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, a graduate at 18, professor and associated editor of the Sudharak at 20, secretary of the Sarvajanik Sabha and the Provincial Conference at 25, secretary of the National Congress at 29, leading witness before an important royal commission at 31, provincial legislator at 34, imperial legislator at 36, and president of Indian National Congress at 39, a patriot whose Mahatma Gandhi himself regarded as his master. This is how biographer describes, और ये PYQ है आपका 1997 में। इस पैराग्राफ में एक आदमी को डिस्क्राइब किया गया है, यानी एक आदमी की बायोग्राफी जो है वो डिस्क्राइब की गई है। तो वो की गई थी आपकी इनकी गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा गया, गोखले जी के बारे में जो है ये स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं। और गांधी जी जो थे वो भी उनको अपना एक मास्टर माना करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में पढ़ते हैं तो वो उनका बर्थ हुआ था 1866 से और उनकी डेथ हुई थी 1915 में, जो एक इंडियन मॉडरेट पॉलिटिकल लीडर भी रहे हैं और सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और एक सीनियर लीडर माने जाते हैं किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और सर्वेंट उन्होंने फाउंड की थी, सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी जो है वो भी उन्होंने फाउंड की थी, उसके फाउंडर भी वो माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर।
Moving to the next one, MC Stalwart, B.N. Rao and Aladi Krishna Swamy Iyer were distinguished member of the, जो ये मेंबर्स दिए गए हैं और ये आपका PYQ 1999 का ये मेंबर्स दिए गए हैं, ये किस पार्टी से रिलेट करते हैं, तो ये पार्टी से रिलेट करते हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन नेशनल इंडियन सोसाइटी। इस पार्टी से जो है ये तीनों मेंबर्स जो हैं वो रिलेट करते हैं और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे इस सोसाइटी के कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, एज वी स्टडीड इन द लास्ट क्वेश्चन। और ये सोसाइटी जो थी वो महाराष्ट्र में बनाई गई थी, पुणे महाराष्ट्र में बनाई गई थी। कब बनाई थी? 1905 में जो है वो बनाई गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो एक तरह से मॉडरेट ही थे, मॉडरेट इंडियन सोसाइटी के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो मॉडरेट फैक्शन से जो है वो बिलोंग करते थे और एक सीनियर लीडर भी माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 36. His principal forte was social and religious reform. He relied upon legislation to do away with social ills and worked unceasingly for the eradication of child marriage and the Parda system. To encourage consideration of social problems on the national scale, he inaugurated the Indian National Congress Conference, a social conference, which for many years met for its annual session alongside the Indian National Congress. The reference in this paragraph is, और ये भी आपका PYQ है 1996 में, इस पैराग्राफ में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो वो किसके बारे में बताई गई हैं, तो वो मेनली जो है वो बताई गई हैं महादेव गोविंद रनादे के बारे में जो है वो बताई गई हैं। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था सोशल इविल्स के अगेंस्ट, तो वो था चाइल्ड मैरिज की रेडिकेशन और पर्दा सिस्टम की रेडिकेशन के अगेंस्ट में। इन्होंने पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट में जो है वो एक कैंपेन भी चलाई थी। उन्होंने कैंपेन चलाई थी किसके अगेंस्ट में? पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट में। वो जो थे इंडियन स्कॉलर, सोशलिस्ट, रिफॉर्मर, जज और ऑथर थे और वो भी किसके थे? फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक फाउंडिंग मेंबर ही माने जाते हैं। और साथ ही साथ में वो सोशल कांग्रेस मूवमेंट जो है उसके भी एक फाउंडिंग मेंबर जो है वो माने जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो महादेव गोविंद रनादे इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, the Bara Dakati was the first major venture of the revolutionary terrorists of the freedom movement in, और ये आपका PYQ है 1995 में। तो जो ये डकैती हुई थी, बड़ा डकैती हुई थी, ये फर्स्ट जो था मेजर वेंचर था रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट का। तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी ईस्ट बंगाल में। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम इस डकैती के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो ये डकैती हुई थी 1908 में और एक रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट माना जाता है या फ्रीडम मूवमेंट भी जो है वो माना जाता है। और ये कहाँ हुई थी? ढाका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट बंगाल, जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है और उसकी जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पे ये हुई थी। और साथ ही साथ में ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की थी? पुलिन बिहारी दास, जो कि इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे और फाउंडर थे किसके? ढाका अनुशीलन समिति के जो है वो फाउंडर भी माने जाते हैं। ये जो डकैती थी ये दिन में हुई थी, दिन दिहाड़े ये डकैती हुई थी। और जो किसके घर पे हुई थी? ये ज़मींदार थे, बराह के जो ज़मींदार थे वहाँ पे ये डकैती हुई थी। और जो वहाँ के जो पैसे उन्होंने वहाँ से लूटे थे उसको उन्होंने, जो फंड वहाँ से लूटा था उसको उन्होंने आर्म्स और एम्यूनिशन बाय करने के लिए यूज़ किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो वेस्ट बंगाल होगा। वेस्ट बंगाल के ईस्ट बंगाल होगा। ईस्ट बंगाल के जो ढाका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये डकैती हुई थी। सो आज के लिए बस इतना ही। होप सो ये जो PYQs की सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। और आज हमने 1857 से 1917 तक के जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्दर ऑन हम इसी को और कंटिन्यू करते चलेंगे और हम जाएंगे 1947 तक। और इसी तरह जुड़े रहें और देखते रहें PYQs और स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब कर दें। और वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।